हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी नीट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिलेबस एनालिसिस, इम्पोर्टेंट बुक्स, स्ट्रेटजी फॉर ए गुड स्कोर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कैनेटिक्स। इन टॉपिक्स को हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट है सिलेबस एनालिसिस। केमिकल कैनेटिक्स का सिलेबस क्या है वो जान लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कैनेटिक्स, इसमें केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसके क्या यूजेस हैं और इसके लिए हम कौन कौन से प्रैक्टिकल्स यूज करते हैं। एंड सेकंड है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की रेट के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की रेट्स के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। एंड थर्ड है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी इन टाइप्स की रिएक्शन को स्टडी करना है। एंड ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। तो रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, यूनिट से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एंड रेट कांस्टेंट के कैलकुलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो हैं रिएक्शंस के, उनको स्टडी करना है वन बाय वन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अरेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर के इफेक्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इस टेम्परेचर के इफेक्ट से जो अरेनियस थ्योरी है जो कोरिलेट करती है उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड एक्टिवेशन एनर्जी और उसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोलिजन थ्योरी जो कि लास्ट टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन, जो कि एंटी एडवांस में इसके क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनते हैं और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कोलिजन थ्योरी से। तो इसको ओनली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इसके बाद में पॉइंट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड वेटेज, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कैनेटिक्स के लिए ज़रूरी हैं और वेटेज क्या रहता है कैनेटिक्स का। सबसे पहला है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हम फॉलो करें। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होती हैं 11th एंड 12th की, उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ उनके क्वेश्चंस जो हैं वो अगर हम करें तो वहाँ से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहाँ से हम क्वेश्चंस को लेके उनके कॉन्सेप्ट पे जाएं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो भी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी को अगर पढ़ना है तो उसके लिए हम उनके क्वेश्चंस को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, ओके, उनको पढ़ेंगे। इससे हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आरसी मुखर्जी की बुक है, आरसी मुखर्जी की है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेहतर बुक है आरसी मुखर्जी की। इस बुक में जो है न्यूमेरिकल्स को जो मेथड है न्यूमेरिकल्स को रखने का, वो थ्योरी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है, थोड़ी थ्योरी फिर न्यूमेरिकल्स। तो इसमें स्टडी करना ईजी रहता है, इसमें कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल के साथ ज्वाइन करना बहुत ईजी रहता है। तो ये आरसी मुखर्जी की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि केमिकल कैनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में पीडब्ल्यू एटकिंस की है फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, बट इस बुक की एक प्रॉब्लम है कि इस बुक का जो कंटेंट है उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली अगर कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पीडब्ल्यू एटकिन से, तो यहाँ से ये एडवांस लेवल की बुक है और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और मार्केट में भी ये अवेलेबल है।
बट इसका जो कंटेंट है वो एडवांस लेवल का है। तो यहाँ से अगर हम सीधे डायरेक्टली इसी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बन पाएँगे। इसके लिए हमको पहले दूसरी बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, फिर BW एटकिंस की बुक को हम प्रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर आर.के. गुप्ता टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। ये भी बुक बहुत अच्छी है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बेहतर दिए हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड पी बहादुर कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, ये सबसे बेहतरीन बुक है। अगर इस बुक को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अगर हम एक-एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद इसके हर एक कॉन्सेप्ट के बाद इसके न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं। तो अगर इनको हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है? तो ये बुक्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स कि जो कि हमारे लिए केमिकल काइनेटिक्स के लिए मेनली बहुत इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो है ही, केमिकल काइनेटिक्स के लिए स्पेशल है। तो वेटेज क्या रहता है इसमें और वेटेज क्या रहता है केमिकल काइनेटिक्स का एग्ज़ाम्स में? तो ये 3 से 4% जो है इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? वो चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें 3 से 4% इसका जो है वेटेज रहता है। 2 से तुन 3 क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहता है कि हम इसको ना कर पाएँ, ठीक है? तो काइनेटिक्स ऐसा है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार अच्छे से कर ले गए, तो बार-बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद में स्ट्रैटेजी फॉर गुड स्कोर, तो काइनेटिक्स में अच्छा स्कोर कैसे करें? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ढूँढ के, रिसर्च करके कि कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम लोग ध्यान रखें तो हमारे स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? कई बार बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं और प्रॉब्लम्स आती है उनको स्कोरिंग में। थ्योरी पढ़ते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स उनसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको सॉल्व करने के टाइम सॉल्व ही नहीं होता है और पढ़ पूरा कंप्लीट चैप्टर लेते हैं। बट ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से हम लोग मार्क्स को बनाएँगे। सबसे पहली ये प्रॉब्लम होती है बेसिक मैथ की। तो बेसिक मैथ्स अगर आपको अच्छे से नहीं आती है तो क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है? ये कुछ बेसिक मैथ्स हैं, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है बेसिक मैथ्स में। सो उनके लिए तो मेन जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटीलॉग एंड बेसिक ग्राफ्स जो हैं वो उनको समझ में आते हैं। बट जो बायोलॉजी ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को। सो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे बेसिक मैथ्स की, जहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री की कंप्लीट फिज़िकल केमिस्ट्री की जो बेसिक मैथ है उसको हम पढ़ाएँगे, ठीक है? जिससे फिज़िकल केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में बेसिक मैथ्स का यूज़ है। तो अगर एक बार बेसिक मैथ्स हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको बेसिक मैथ्स अपनी अच्छी करनी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग एंड एंटी लॉग, बेसिक ग्राफ्स, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। तो काइनेटिक्स में मेनली कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो ग्राफ्स हैं, ठीक है? ग्राफ कई बार ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है। लॉग, एंटी लॉग की तो ज़रूरत रहेगी एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है चूज़िंग द राइट बुक। कौन-सी बुक चूज़ करें अपनी स्टडी के लिए? तो अभी मैंने जो बुक्स वाले पोर्शन में मैंने बताया कि कुछ बुक्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ बुक्स हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा बेहतर है, कुछ बुक्स हैं जो ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं, तो वो बुक्स हम प्रेफ़र करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर हम इनिशिएट अभी हमने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो हम पहले वो बुक्स उठाएँगे जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो, जो ज़्यादा समझ में आती हों, जिनका कॉन्सेप्ट पहले समझना है, फिर न्यूमेरिकल समझना है। जब वो दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ, तो हम कहाँ जाएँगे? तो हम एडवांस लेवल की बुक्स पे जाएँगे। तो चूज़ क्या करना है? राइट बुक चूज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि राइट बुक चूज़ करने के लिए हम उन बुक्स को पहले चूज़ करें जो जिनकी लैंग्वेज ईज़ी हो, ओके? और कंप्लीट पढ़ें उसको। ये नहीं कि अगर ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है तो बुक का इम्पोर्टेंस कम है, ऐसा नहीं। उसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट स्टडी करेंगे ए टू ज़ेड। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर हम उसका कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो 80 से 90% कवर कर ले जाते हैं। 80 से 90% तक हम लोग सिलेबस को और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को कवर कर पाएँगे ईज़िली। उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल की बुक्स हम लोग बाद में प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या कौन-सी बुक प्रेफ़र करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा
ईज़ी होंगी, इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ बुक्स मैंने बताई थी, जैसे पी बहादुर की बुक है, जो कि काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज में लिखी है, उसके न्यूमेरिकल अप्रोच भी उसका बहुत सही है। पहले थ्योरी है, फिर न्यूमेरिकल्स हैं, तो थ्योरी पढ़ेंगे जितनी उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में अगर हम दे डालेंगे तो हमको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो बुक्स का चूज़ करो। और एनसीईआरटी तो सबके साथ लग के चलनी ही है। तो एनसीईआरटी को हम लोग सारी बुक्स के साथ फॉलो करेंगे ही करेंगे। ओके? ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं है। एक बुक पढ़ेंगे, जो भी बुक पढ़ें, उसके साथ हम एक एनसीईआरटी को ज़रूर लेके चलेंगे, उसके क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स को ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद में है कि एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों में, मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस की। बच्चे कई बार क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चंस उठाते हैं और उन लैंग्वेज इनको नहीं समझ में आती कि कौन-सा कैसे करें, कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कौन-से फ़ॉर्मूला यूज़ करें। तो उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो थ्योरी भी तैयार कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी तैयार होता है उनका, बट उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कैनेटिक्स है, कैनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या रहेगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस के फ़ॉर्मूले रहेंगे और फ़ॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट भी बना रहेगा कि कहाँ पे कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, और समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही नहीं समझ पाते। तो फ़ॉर्मूले भी यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे मिल जाएँ क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन करो, उनको एक कॉपी में सेट करके रखो, एक जगह पे रखो। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन किसी कॉपी में कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन किसी कॉपी में कर रखे हैं, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आए, उनको एक कॉपी में कंटिन्यू करते रहो, और जब एग्ज़ाम हो तो उसको क्या करो, उठा के स्टार्टिंग टू एंड तक रिवाइज़ कर डालो, ठीक है? तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी एक साथ हो जाएगी, ठीक? तो ये इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस। उसके बाद में कंक्लूसिव स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, क्योंकि हम सारा देखो कंटेंट ऐसा है हम लोगों का, जो भी सिलेबस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर हमारा कोई भी पार्ट वीक है, जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे अगर कहें कि हमारा फिजिकल पोर्शन थोड़ा वीक होगा, तो वो उन पॉइंट्स को पहले प्रिपेयर करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, ठीक है? और वहाँ से ये निकालेंगे कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी जो है नेक्स्ट पेपर में फिर से उन्हीं पार्ट से होगी, ठीक है? सो कंक्लूसिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ठीक है? तो कंक्लूसिव स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में मैक्सिमम पेन पेपर प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है? तो मैक्सिमम पेपर प्रैक्टिस क्या है? यही मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस को कह सकते हैं इसको। लेकिन पेन पेपर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं और उसको लिख के नहीं देखते, और उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बिना सॉल्व किए हम लोग क्या कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। तो स्टडी एंड फोर्थ पॉइंट है स्टडी रेगुलर एंड रिवाइज़। अगर हम लोग रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तब तो कॉन्सेप्ट हमको याद रहेंगे। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और भूल जाएँगे, ठीक है? और जब एग्ज़ाम्स आएँगे तो हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर रहेगा कि हम रिवीजन करेंगे तब भी याद नहीं होगा, ठीक है? तो रेगुलर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, ठीक है? जैसे काइनेटिक्स चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, सेकंड, थर्ड, जितने भी चैप्टर्स पढ़ते जाएँगे उनको हम क्या करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, रेगुलर नोट्स उनके देखेंगे, ठीक है? उनके क्वेश्चंस करते रहेंगे, जहाँ से मिल जाएँगे वहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहेंगे। तो मतलब अटैचमेंट बना रहना चाहिए, ये नहीं कि केमिकल किनेटिक्स का पढ़ लिया, अब केमिकल किनेटिक्स को 2 महीने बाद पढ़ेंगे, तब तक थर्मोड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। पहले हम केमिकल किनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको हम हर दूसरे-तीसरे दिन जो है रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है? तो ये रिवीजन का जो है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो हम फार्मूले और थे उसके कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, धीरे-धीरे भूलने लगेंगे। उसके बाद में है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट अगर हम देखें, तो टेस्ट अगर हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी दे के देखें कि हमको उस
चैप्टर में कितना % जो है अच्छे से समझ में आया है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और आपको डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। एंड उसके बाद में मोटिवेशन एंड डिडक्शन, ठीक है? तो बच्चे कई बार पढ़ते रहते हैं, जैसे चैप्टर कंप्लीट कर दिया, अब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि यूट्यूब पे चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में क्या हुआ, पेपर दे के आए, उसका क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है? तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि होगा और ज़रूर होगा, ठीक है? तो इसके लिए जो है हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है और जितने मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये सारी फॉलो कर लोगे तो मैक्सिमम 99% आपको जो है सक्सेस मिलेगी। तो डेडिकेशन तो ज़रूरी है ही, ठीक है? क्योंकि डेडिकेशन से ही मोटिवेशन में हेल्प मिलेगी। उसके बाद में है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके पहले जितनी बातें मैंने की वो सारी केमिकल काइनेटिक्स पे ही थी। तो केमिकल काइनेटिक्स के ही सारे फंडे थे उसमें। जितना चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को एक-एक करके फॉलो करो, 100% प्रॉफिट है उसमें। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या है और इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। केमिकल काइनेटिक्स कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। It concerned itself with the measurement of rate of reaction proceeding under given condition of temperature, pressure and concentration. तो इस मेनली केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस के रेट को मेजर करते हैं। रिएक्शंस के रेट का मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी, कि रिएक्शन कितना तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, तो इसको मेजर करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये काइनेटिक्स ही है जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज होती है और ये डिफरेंट कंडीशन में टेम्परेचर पे का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है? कि कोई केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पे उसका क्या, टेम्परेचर पे से उसका क्या चेंजेस आता है, प्रेशर से क्या चेंजेस आता है एंड कंसंट्रेशन से। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की। स्टडी ऑफ सब्जेक्ट हाईली यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर which influence rate of reaction as well as in understanding mechanism of a number of chemical reactions। तो जो कैनेटिक्स है इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि हम इससे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की रेट को पता कर लेते हैं और इससे हमको क्या प्रॉफ़िट होता है? इससे हम उसकी मैकेनिज़्म को बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शंस का एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है? और उस मैकेनिज़्म की अगर हमको 100% स्टडी करनी है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो केमिकल काइनेटिक्स का ये भी यूज़ है कि हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज़्म को बता सकते हैं। उसके बाद में द स्टडी हैव आल्सो यूज़फुल इन वर्किंग आउट कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोडक्ट्स। मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है? जैसे इंडस्ट्रीज़ में पॉलीमर बनाए जाते हैं, ठीक है? पॉलीथीन का प्रोडक्शन करना है या और भी पॉलीमर्स हैं उनको बनाना है, ठीक है? तो पॉलीमर्स का जो प्रोडक्शन है, उनकी जो यील्ड है, ठीक है? यील्ड का मतलब वो कितना बनेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट देती है। तो अगर हमको उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता होगा तो हम ये बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनेगा, कितना टाइम लगेगा इसका प्रोडक्ट बनने में और कितना ज़्यादा बनेगा, ठीक है? उसकी यील्ड कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये भी स्टडी हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू, ठीक है? तो केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है? कि कितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो यील्ड होगा वो कितना होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टडीइंग ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये एडवांस में इससे क्वेश्चंस आया था एक, ठीक है? तो ये एडवांस लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेवरल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड देयर वेरिएशन विद टाइम। तो बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। पहले ओल्ड टाइम में कुछ टेक्निक्स बनाई गई, अब मॉडर्न टाइम में कुछ टेक्निक्स आई हैं। तो ये चेंज होती रहीं और कौन-सी ऐसी टेक्निक्स थी जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट टाइम में। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टिपिकल मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्पीशीज़ इन्वॉल्व्ड एंड हाउ रैपिडली देयर कंसंट्रेशन चेंज। तो जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे
थर्ड पॉइंट में फॉर द रिएक्शन दैट आर रिलेटिवली स्लो कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, ऑप्टिकल मेथड, पोलैरिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो मेथड्स हैं ये यूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है, नेचर ऑफ द स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे मेथड्स को एक ही रिएक्शन के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक का यूज करते हैं, जहाँ पे आयंस की बात होती है वहाँ पे हम तो वहाँ पे देखेंगे उसका नेचर क्या है, ठीक है, देखेंगे कि जो स्पीसीज है जैसे NaCl ले लिया, ठीक है, तो NaCl हमारा क्या है, आयनिक होता है, तो आयनिक के लिए हम क्या है यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक यूज करेंगे, ओके। उस जगह पे पोटेंशियोमेट्रिक यूज करेंगे, ऑप्टिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, वहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्टिकल मेथड, पोलैरिमेट्री यूज करेंगे एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो जितने भी ये मेथड्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो है मेथड्स हैं कुछ जो यूज करते हैं केमिकल कैनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी में, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं किस पे, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द स्पीसीज पे, ठीक है, कि जो हम स्पीसीज यूज कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, ठीक, अगर उसका नेचर जो होगा जैसा होगा उसी टाइप का हम मेथड उसमें यूज करेंगे। ये मॉडर्न मेथड्स हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है आएगा जिसमें हम लोग रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।